हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसर ट्यूटोरियल। सो आप लोगों को भी आज की इस क्लास में क्या है, स्वागत है ऑफलाइन वाला बेसिस को भी। ठीक है। सो आज का टॉपिक हम लोग का क्या होने वाला है, बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या होने वाला है, ये हम लोग का बीएसटी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। तुम लोग को पता है ना इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो हम लोग ये पढ़ता है ना कि आसपास में जो भी हम लोग का सराउंडिंग्स है वो हम लोग का क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि मान लो ये वाला कौन है, जास्मीन है। मान लो कौन है ये जास्मीन हम लोग का। ठीक है, जास्मीन तुम ही है। ये मान लो जास्मीन है, तो जास्मीन का आगे पीछे क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या है, ये क्या है। हाँ ये है ना, ये सब है ना, ये क्या है, ये घर है। तो जास्मिन के आसपास ये सब चीज है, ये नहीं है। तो ये सब को क्या बोलता है हम लोग, एनवायरमेंट। क्या बोलता है, एनवायरमेंट। उसी तरह एक बिजनेस होता है। ठीक है, मान लो जास्मिन का बिजनेस है, बिजनेस का नाम क्या पता है, क्या है, पीके लिमिटेड बिजनेस का नाम है मान लो। ठीक है, अब बिजनेस के आसपास क्या होता है, बिजनेस के आसपास सबसे पहले सोसाइटी होता है या नहीं होता है। हाँ क्या होता है, सोसाइटी होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट होता है ना। फिर उसका क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स वगैरह होता है। क्या होता है तुम्हारा, कॉम्पिटिटर्स वाले वगैरह होता है तुम्हारा। ठीक है, और बिजनेस के आसपास क्या होता है तुम्हारा, गवर्नमेंट हो गया, सोसाइटी हो गया, कॉम्पिटिटर्स हो गया, फिर टेक्नोलॉजी हो गया, होता ही नहीं होता है, टेक हो गया। ठीक है, तो बिजनेस का आसपास क्या होता है तुम्हारा, कंप्यूटर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, टेक, ये सब होता ही नहीं होता है। तो ये सब बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट डालता ही नहीं डालता है। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट का रूल्स चेंज हो गया तो बिजनेस में इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। अगर मान लो कुछ मान लो ये भी होता है ना, लीगल पॉलिसीज, क्या होता है तुम्हारा, लीगल पॉलिसीज। अगर मान लो कोई टैक्सेशन में चेंजेस आया, बिजनेस में चेंजेस आएगा ही नहीं आएगा। हाँ, अगर मान लो कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा, बिजनेस में आएगा ही नहीं आएगा। जैसे कि अभी जैसे से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहा है, बिजनेस भी उसी तरीके से चेंजेस कर रहे, नहीं कर रहे, हो रहा है। मतलब सिंपल सा बात, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो बिजनेस का आसपास में जो भी चीज है, बिजनेस का सराउंडिंग जो भी चीज है, जो बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है, और इस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल है क्या। अब मान लो गवर्नमेंट पे बिजनेस का कोई कंट्रोल होगा, सोसाइटी पे बिजनेस का कोई कंट्रोल होगा, हाँ, लीगल पॉलिसीज पे बिजनेस का कोई कंट्रोल होगा, नहीं होगा। टेक्नोलॉजीज पे किसी का कंट्रोल होगा बिजनेस में, नहीं होगा। तो ये सब बिजनेस को पे मतलब इस पे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। ना ही बिजनेस का कंट्रोल कॉम्पिटिटर पे होगा, ना ही कंट्रोल गवर्नमेंट पे होगा, ना ही लीगल पॉलिसीज में होगा। ठीक है, लेकिन ये सब जो भी फैक्टर्स है ये बिजनेस को इफेक्ट करता नहीं करता है, या तो डायरेक्ट या तो ये क्या होता है तुम्हारा, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या होता है, मतलब बिजनेस का सराउंडिंग जो भी फैक्टर्स है जो बिजनेस को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे में क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है आपका, बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया बात। जैसे कि एक इंसान का आसपास में जो भी सराउंडिंग्स है तो वो तुम्हारा एनवायरनमेंट होता है, और बिजनेस का आसपास में जो भी चीज है उसका कॉम्पिटिटर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, लीगल पॉलिसीज, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब बहुत सारा चीज फैक्टर्स है जो बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, अफेक्ट पहुंच जाता है। वो होता है तुम्हारा क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया बिजनेस एनवायरनमेंट, कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, मतलब फिर से एक बार देख लो, बिजनेस का आसपास जो भी फैक्टर्स होता है जो बिजनेस को डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, और साथ ही साथ बिजनेस का कंट्रोल इस पे होता है क्या, नहीं होता है। क्या बिजनेस का कंट्रोल गवर्नमेंट पे होगा, नहीं होगा। बिजनेस को गवर्नमेंट के हिसाब से चलना होगा, ना कि गवर्नमेंट को बिजनेस के हिसाब से। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। तो हमेशा बिजनेस को गवर्नमेंट के हिसाब से, सोसाइटी के लोगों के हिसाब से, ठीक है, लीगल पॉलिसीज के हिसाब से, टेक्नोलॉजीज के हिसाब से खुद को चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये आपका होता है क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं हमें, किसी को कोई भी प्रॉब्लम, दीदी आपको नहीं है, नहीं है, चलो। तो ये हो गया, समझ गया बिजनेस एनवायरनमेंट का। देखा डेफिनेशन देख ले, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। ठीक है, क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट एज सच इज द टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटल ऑफ एक्सटर्नल लाइक सोसाइटीज हो गया, तुम्हारा टेक्नोलॉजीज हो गया, गवर्नमेंट हो गया, लीगल पॉलिसीज हो गया, सबको अगर टोटल कर देगा, ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाएगा। विथ अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ए बिजनेस। जो बिजनेस को, ऑपरेशंस को, ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है वो तुम्हारा क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट।
मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब जो भी सराउंडिंग है जिसमें बिजनेस क्या है, खड़ा है, उसको क्या बोलता है, बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है। द इकोनॉमिक कौन सा फैक्टर हो सकता है, मैंने अभी बताया तुम लोग को कि इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, सोसाइटी लाइक सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, गवर्नमेंट हम लोग का। ठीक है। टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया, लीगल पॉलिसीज के बारे में, एंड अदर forces which operate outside the business enterprise are part of the business environment. Although these environment forces exist outside the enterprise, but they influence the business enterprise. For example, देखो क्या लिखा हुआ है। और एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं है, एग्जाम्पल में मैंने तुम लोगों को समझा ही दिया था ना ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल लेने दो। ठीक है, एग्जाम्पल में तो मैंने तुम लोगों को समझा ही दिया था बात। ठीक है, इसको हटा देता। ठीक है, एग्जाम्पल में समझा था कि कैसे बिजनेस को इफेक्ट पहुंचाता है। फिर नेक्स्ट क्या अपना, क्या नेक्स्ट, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। क्या है, फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। अभी मैंने बताया ना तुम लोग, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ये सभी फैक्टर एक्सटर्नल होता ही नहीं होता, ये बिजनेस के बाहर वाला फैक्टर से नहीं है, तो ये बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट करता है नहीं करता है। तो ये बिजनेस का सबसे पहला क्या हो गया, बिजनेस एनवायरमेंट का फीचर हुआ। मतलब ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक तुम्हारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है, सोसाइटी, ये बिजनेस या टेक्नोलॉजी, ये बिजनेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, क्या में, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट वे में बिजनेस को इफेक्ट करता है नहीं करता है। ठीक है, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है नहीं करता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब जब एक्सटर्नल फैक्टर का सम टोटल करेगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी का तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेक्नोलॉजी टेक हो गया, फिर प्लस क्या हो गया तुम्हारा सोसाइटी हो गया, प्लस क्या हो गया तुम्हारा, हाँ, गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, फिर लीगल पॉलिसीज हो गया। जब सभी का सम टोटल कर देगा, सभी फैक्टर्स का, एक्सटर्नल फैक्टर का सम टोटल कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्सेस, जो बिजनेस को डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स ऑफ ए बिजनेस फॉर्म एंड एज सच इज एग्रीगेटिंग इन नेचर। मतलब जब सभी फैक्टर्स का हम लोग सम टोटल कर देगा, ऑल एक्सटर्नल फैक्टर का जब सम टोटल कर देगा, जिससे कि बिजनेस को डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट वे में क्या मिल रहा है, इफेक्ट पहुंचा रहा है, तो वो तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब इसमें क्या होगा, देखो मान लो जैसे कि ये मुन्ना है, कौन है, देखना कौन है, मुन्ना, कौन है, देखो ये मुन्ना है, तो इसका मुन्नी कहाँ गया, हाँ, ये कौन है, मुन्ना को ठंड लग गया है, क्या लग गया, मुन्ना को क्या लग गया है, ठंड लग गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये कौन है आपका, मुन्ना। ठीक है, ये है मुन्ना, MUN है, मुन्ना मान लो। ठीक है, ये कौन है, मुन्ना। मुन्ना मेरा सप्लायर है, कौन है, क्या है, मुन्ना मेरा सप्लायर है। ठीक है, मान लो मेरा बिजनेस का नाम क्या है, PK लिमिटेड। PK, ये मेरा बिजनेस है, किसका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, और मुन्ना मेरा क्या है, सप्लायर है। मेरे बिजनेस में जो भी रॉ मटेरियल्स का नीड होता है, मुन्ना हमको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मान लो मेरा मैगी बनाने का फैक्ट्री है, क्या है, अब मैगी बनाने के लिए जो भी चाहिए, अभी मैगी वाला नहीं, मतलब मेरा खुद का ब्रांड है। ठीक है, वो वाला मैगी नहीं, 2 रुपए में रेडी होने वाला नहीं, मेरा मैगी कितना 10 मिनट में रेडी होता है, ऐसा मैगी है मेरा। ठीक है, तो मतलब नूडल्स, मैगी छोड़ो, मेरा नूडल्स बनाने की फैक्ट्री है, किसका बनाने का फैक्ट्री है, नूडल्स बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है, तो मान लो मेरा नूडल्स बनाने का फैक्ट्री है, तो मेरे नूडल्स बनाने वाले फैक्ट्री में जो भी रॉ मटेरियल्स का नीड होता है, कौन सप्लाई करता है, मुन्ना सप्लाई करता है। ठीक है, अब मुन्ना का शादी हो रहा था, मुन्ना का क्या हो गया था, शादी होना स्टार्ट हुआ, मुन्ना का शादी है, तो मुन्ना जो हमको रॉ मटेरियल्स 10 रुपए केजी में बेचता था, अब वही रॉ मटेरियल्स हमको 15 रुपए केजी में दे रहा है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि उसका क्या है, शादी है, क्या है, शादी का धंधा में मेरा धंधा मंदा कर दिया मुन्ना। मुन्ना क्या किया, जो रॉ मटेरियल हमको 10 रुपए में केजी में प्रोवाइड कर रहा था, अब वही रॉ मटेरियल कितना में प्रोवाइड कर रहा है, 15 रुपए केजी में। ठीक है, तब हमको ज्यादा में रॉ मटेरियल पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, इससे अगर ज्यादा में रॉ मटेरियल्स पड़ेगा तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा, मेरा सामान का दाम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो फैक्टर्स के कारण मेरे बिजनेस में इफेक्ट पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ मेरा बिजनेस में इफेक्ट पड़ रहा है क्या, और किसी का बिजनेस में इफेक्ट पहुंच रहा है, सिर्फ मेरे बिजनेस में हो रहा है ना, बात तो समझ में आ रहा है ना, कि अगर मान लो मुन्ना हमको 10 रुपए का सामान
15 रुपए में बेचेगा, इससे मेरे बिजनेस को इफेक्ट पड़ेगा ना दूसरों के बिजनेस का इफेक्ट पड़ेगा? मेरा ही बिजनेस का इफेक्ट पड़ेगा, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, मेरा सामान का दाम बढ़ेगा, मार्केट में मेरा सामान का वैल्यू घटेगा। ऐसा होगा ही नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक सप्लायर जो मेरे बिजनेस को क्या कर रहा है, इफेक्ट पहुंचा रहा है। एक ही फैक्टर जो मेरे बिजनेस को सिर्फ मुझे ही इफेक्ट कर रहा है और किसी को इफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो ये होता है आपका स्पेसिफिक फोर्सेस। क्या होता है आपका? ऐसा फोर्सेस जो मेरे खुद के बिजनेस को इफेक्ट करे, वो क्या होता है तुम्हारा? स्पेसिफिक फोर्सेस। क्या होता है तुम्हारा? अब मान लो जीएसटी, अब मोदी जी है, बोले मित्रों आज से जीएसटी सब पे लग गया। हाँ, अब ये जीएसटी जो लगा सिर्फ मेरे बिजनेस में लगा ना, सब पे लगा? सब पे लगा। तो इससे क्या होगा? सबका बिजनेस में इफेक्ट पहुंचेगा, सिर्फ मेरे बिजनेस में इफेक्ट पहुंचेगा क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा जनरल फोर्सेस। क्या हो गया तुम्हारा? हाँ, स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या होगा? ऐसा फैक्टर जो सिर्फ मेरे ही बिजनेस को क्या करेगा? इफेक्ट पहुंचाएगा। लेकिन जनरल फोर्सेस में क्या होगा? सभी के बिजनेस में इफेक्ट पहुंचाएगा। तो ये होगा आपका स्पेसिफिक या जनरल फोर्सेस। ये आपका नेक्स्ट फीचर हुआ किसका? बिजनेस एनवायरनमेंट का। आया बस समझ में? कोई दिक्कत है? पढ़ना है पढ़ लो। क्या लिखा देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस अफेक्ट्स द बिजनेस एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन दियर डे टू डे वर्किंग। डे टू डे वर्किंग, अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरा डे टू डे वर्किंग पे इफेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, इफेक्ट पहुंचेगा। दिस इंक्लूड द सप्लायर, इन्वेस्टर एंड कस्टमर। ये जो तुम्हारा इन्वेस्टर हो सकता है, कस्टमर या सप्लायर, तीनों हो सकता है जो तुम्हारे बिजनेस को इफेक्ट पहुंचा सकता है। ठीक है, बट इन जनरल फोर्सेस आर सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैव इंपैक्ट ऑल द एंटरप्राइजेस। सिर्फ एक पे नहीं होगा, सभी पे होगा। अफेक्ट द इंडिविजुअल फॉर्म्स ओनली इनडायरेक्ट वे में। समझ में आया बात? तो ये तुम्हारा स्पेसिफिक है जनरल फोर्सेस। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? हाँ, फिर नेक्स्ट आपका क्या है? इंटर रिलेशन। क्या है तुम्हारा? सभी देखो, बिजनेस का सभी फैक्टर इंटर रिलेशन होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का सभी फैक्टर क्या होगा? इंटर। एक बिजनेस का सभी फैक्टर क्या होता है? इंटर रिलेशन होता है। ठीक है, इंटर रिलेशन बोले देखो, मान लो याद है तुम लोगों को कोविड आया था? याद है कोविड वाला दिन? जब कोविड आया था तो जो एकदम मतलब जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा था, जो हेल्थी पर्सन था, वो बच गया। जिसका इम्यून सिस्टम या हेल्थी पर्सन वो क्या हो गया? उसको तबियत खराब हुआ, चल गया। ऐसा हुआ है नहीं हुआ? ठीक है, लेकिन जब कोविड आया तो कोविड हमको सिखा कि हेल्थी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है? जब कोविड आया तो हम लोग को ये पता चला ना, हेल्थी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो कि अगर तुम स्वस्थ रहेगा तो अच्छा से काम कर पाएगा और जिंदा भी रहेगा। तो जब कोविड है तो हम लोग एक बात सिखाया कि हम लोगों को हेल्थी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थी कैसे रहना है? जिम जाओ, अच्छा अच्छा सामान खाओ, नेचुरल प्रोडक्ट खाओ। ऐसा होगा ही नहीं होगा? अब कोविड है तो हम लोग को सिखा योगा, कितना लोग योगा क्लास ज्वाइन कर लिया, तो कितना लोग क्या कर लिया तुम्हारा? जिम ज्वाइन कर लिया, तो कितना लोग अच्छा अच्छा मतलब न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट खाना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि जो भी योगा वाला बिजनेस होगा, जो योगा सिखा रहा था पहले उसका बिजनेस चल रहा था? नहीं चल रहा था। पहले जिसका जिम था उतना चल रहा था? नहीं चल रहा था। फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उतना चल रहा था? नहीं चल रहा था। कोविड आने के बाद सबका सेल क्या हो गया? बढ़ गया। तो लोग इसका जब डिमांड करेगा तो बिजनेस इसका क्या करेगा? सप्लाई करेगा। तो बिजनेस का सब फैक्टर क्या होता है? इंटर रिलेशन होता है, नहीं होता है? एक पे इफेक्ट आएगा तो दूसरा पे अल्टीमेट इफेक्ट पहुंचेगा। अब जीएसटी है तो सब में इफेक्ट किया या नहीं किया? अब जीएसटी है तो हर एक बिजनेस को इफेक्ट किया। बिजनेस का जो भी कॉस्ट है वो क्या हो गया? सामान का कॉस्ट क्या हो गया? बढ़ा टैक्स आने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का जो भी फैक्टर्स होता है वो एक दूसरे से क्या होता है तुम्हारा? इंटर रिलेटेड होता है। मतलब एक में इफेक्ट पहुंचेगा तो बाकी सभी में भी क्या पहुंचने वाला है? इफेक्ट पहुंचने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल विच inclination of youth towards the western culture, the demand of fast food is increasing। आगे मान लो कि जो भी हम लोग यूथ है उन लोग फास्ट फूड का उन लोग क्या करता है तुम्हारा? वेस्टर्न कल्चर को अपनाना नहीं अपना है। वेस्टर्न कल्चर को लाइक बर्थडे करना है, प्लस पार्टीज में जाना है, या नया नया बर्गर पिज्जा ये सब खाना है। इससे क्या होगा तुम्हारा? फास्ट फूड का डिमांड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो देख रहे एक से दूसरा का डिमांड इफेक्ट पहुंच रहा है। तो ये तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा इंटर रिलेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है अनसर्टेनिटी। क्या है तुम्हारा? अब अनसर्टेनिटी मतलब देखो बिजनेस इन्वायरमेंट को पता लगा पाएगा क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है? हाँ, क्या होने वाला है फ्यूचर में? तो कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ यार, पहले छोटा छोटा मोबाइल होता था। हाँ, नोकिया वाला मोबाइल दिख रहा था, एकदम डब्बा वाला मोबाइल सब होता था। ठीक है, लेकिन उस टाइम में जो भी नोकिया का मोबाइल बना रहा था तो उसको लग रहा था ना कि अब डे बाय डे फ्यूचर में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा।
उसको पता ना फ्यूचर एक जैसा होता है क्या? फ्यूचर तो चेंजेस होते रहेगा। आज कुछ और है, फ्यूचर में क्या होगा कुछ और है। किसी कोई पता लगा पाएगा क्या? एग्जैक्ट पता लगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? अनसर्टेन मतलब कोई को पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो जो पहले जो कंपनी मोबाइल में छोटा छोटा बना रहा था, तो उसको लग रहा था कि उन लोग सोचा होगा, एग्जैक्ट तो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। तो जब उन लोगों को लग रहा था तो उन लोग उतना प्रोडक्शन मोबाइल का कर नहीं रहा था छोटा वाला। और जब चेंजेस हुआ तो उन लोग क्या किया, स्मार्टफोन बनाना क्या किया, स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द चेंज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मतलब बिजनेस एनवायरमेंट में क्या चेंज आने वाला है, इसको प्रेडिक्ट करना उतना इजी है भाई नहीं है। सिंपल सा बात है क्या? प्रेडिक्ट कर पाएगा कल क्या होने वाला है? कल सूरज उगेगा ना, कल पानी गिरेगा, पता है? पता लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट करना बहुत क्या है, डिफिकल्ट है। एस इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट। एग्जाम्पल, एनवायरमेंट बहुत फास्ट चेंज होता ही नहीं होता है, कभी कुछ बिजनेस एनवायरमेंट क्या होता है, बहुत फास्ट चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द आईटी फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंज टेकिंग प्लेस। आईटी इंडस्ट्रीज एंड फैशन वाला चीज क्या होता है, बहुत जल्दी चेंजेस होता ही नहीं होता है। अभी आज ये ट्रेंड है तो कभी और दूसरा कुछ ट्रेंड में जाएगा, ऐसा होता ही नहीं होता है। हर साल नया नया ड्रेस आता है ना पूजा का टाइम में, हर साल वो ट्रेंडिंग में जाता है। हाँ, कभी जीन्स बड़ा वाला तो कभी क्या बोलेगा। हाँ, हर साल चेंजेस होता ही नहीं होता है। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। क्या होता है तुम्हारा, अनसर्टेनिटी। फिर ऐसे डायनामिक, क्या है तुम्हारा नेक्स्ट, डायनेमिक। डायनेमिक बोले तो क्या समझ में आता है, डायनेमिक बोले तो चेंजेस। डायनेमिक में क्या होता है तुम्हारा, बहुत ज्यादा चेंजेस होता ही नहीं होता है। डायनेमिक में क्या होता है तुम्हारा, हमेशा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होते रहेगा, एक जैसा होता है क्या, नहीं होता है। डायनेमिक इन्वायरमेंट में हमेशा चेंजेस होता है। ठीक है, इसलिए बिजनेस को हमेशा मॉनिटर करते रहना पड़ता है अपना बिजनेस इन्वायरमेंट को, कि क्या क्या चेंजेस होने वाला है। क्योंकि बिजनेस एक जैसा कभी भी रहने वाला नहीं है, कभी मंदा तो कभी फायदा, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग, इट इज नॉट स्टैटिक। ये चेंज होते रहते हैं, ये रुका हुआ नहीं रहने वाला। ठीक है, और रिजिड, दैट इज व्हाई इट इज इसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली। अगर तुमको बिजनेस को ग्रो करना है तो तुमको बिजनेस को कंटिन्यूसली क्या करना होगा, मॉनिटर, मतलब इन्वायरमेंट स्कैनिंग, मतलब तुमको कंटिन्यूसली बिजनेस को मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, एनालिसिस करने पड़ेगा कि आने वाला टाइम में क्या 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 चेंजेस आने वाला है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, डायनेमिक। अब नेक्स्ट क्या होता है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स। क्या है तुम्हारा, अब बिजनेस इन, देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन द कंपनीज। ये तुम पता नहीं लगा, मतलब जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है ना, वो कंपनी में कैसा कैसा इफेक्ट पहुंचाता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है जानने के लिए। ठीक है, जैसे कि although it is easy to scan the environment, but it is very difficult to know how this change will be influence the business decision, and sometimes change may be minor but might have been the large impact। देखो, कभी काल बिजनेस इन्वायरमेंट में थोड़ा चेंजेस होगा, लेकिन वो इम्पैक्ट बहुत लार्ज करता है। ठीक है, फिर देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में, ए चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द टैक्स रेट। अगर मान लो गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होता है तो टैक्स रेट इससे क्या होगा तुम्हारा, 5% से क्या हो गया, बढ़ गया। दे मे अफेक्ट द इनकम ऑफ द कंपनी बाय द लार्ज अमाउंट। अगर 5% से टैक्स बढ़ता है तो कंपनी का इनकम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स होता है। अगर कोई भी फैक्टर थोड़ा माइनर भी चेंज होता है तो इस बिजनेस में ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। समटाइम ये कॉम्प्लेक्स होने के कारण कम से कम समटाइम बिजनेस को ज्यादा फायदा भी दे देता है कभी कल, अब बिजनेस को बहुत ज्यादा नुकसान भी। मतलब इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना ना बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। इसीलिए हमको छोटा छोटा स्टेप से आगे क्या होता है, बढ़ना पड़ता है। आप सभी अभी मान लो, देखो, एक बिजनेस में, एक बिजनेस इन्वायरमेंट में सोशल फैक्टर होता है, टेक्नोलॉजी फैक्टर होता है, हाँ, इकोनॉमिक फैक्टर होता है। तो ये बहुत सारा फैक्टर होता है, नहीं होता है। अभी तुम सबको समझ पाएगा क्या, समझना सबको पॉसिबल एक ही साथ समझना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको कोई एक फैक्टर को पहले बढ़िया से अंडरस्टैंड कर लीजिए कि टेक्नोलॉजी आने वाला टाइम में क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो टेक्नोलॉजी से क्या करो, तुम अपना बिजनेस को ग्रो करने का कोशिश करो। अभी जैसे कि देखो, पहले टीचिंग का तरीका क्या होता था, नॉर्मली व्हाइट बोर्ड था, उसमें पढ़ा, बात खत्म। लेकिन अभी स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, तो हम लोग अपग्रेडेशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अपग्रेडेशन में बढ़ना चाहिए। अपग्रेडेशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे क्या होगा, बिजनेस ग्रो भी करेगा और हमें टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन भी करना क्या करेगा,
स्टार्ट करेगा। इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, आसानी नहीं है, इजीली हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। बिजनेस एनवायरमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, देखो। द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट इज मस्ट फॉर एवरी बिजनेस मैन, एज ए इग्नोरेंस अबाउट द बिजनेस एनवायरमेंट कैन थ्रो द बिजनेस आउट फ्रॉम द मार्केट। देखो हर एक बिजनेसमैन को बिजनेस एनवायरमेंट समझना बहुत जरूरी है। अगर वो बिजनेस एनवायरमेंट को समझने से क्या करता है, इग्नोरेंस करता है, तो वो एक दिन ना एक दिन ऐसा आएगा जिससे कि मार्केट उसको क्या कर देगा, बिजनेस से बाहर कर देगा, मार्केट से क्या होगा, वो निकल जाएगा। क्योंकि देखो अगर मान लो कोई एक ऐसा आदमी है जो समय समय पे टेक्नोलॉजी चेंजेस नहीं कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन नहीं कर रहा है, तो एक दिन क्या होगा, उसको मार्केट क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, नहीं निकाल देगा। क्योंकि अभी डे बाय डे इतना चेंजेस आ रहा है, अगर तुमको उसी हिसाब से तुम काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा। तो तुमको समय के साथ क्या होता है, बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। अगर तुम समय के साथ बदलेगा नहीं तो क्या ग्रो कर पाएगा, बोलो ग्रो कर पाएगा क्या, अरे जोर से बोलिए यार, नहीं कर पाएगा ग्रो हम लोग। तो हम लोग को समय से क्या होगा, समय के साथ क्या होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। पुराना ख्याल जैसा होगा तो दिक्कत है, समझ में आया बात। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट क्या है, कि हर एक बिजनेसमैन को बिजनेस एनवायरमेंट समझना बहुत जरूरी है। अगर वो समझता नहीं है, इग्नोरेंस करता है, तो एक दिन ऐसा होगा कि मार्केट उसको लात मार के क्या करेगा, बाहर निकल, चल निकल यहाँ से, तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं है, बहुत कुछ नया आ चुका है, ठीक है। इसलिए बिजनेस एनवायरमेंट को समझना, उसका अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम लोग बात करेंगे, देखो यहाँ पे देखना, proper understanding and awareness about the business environment brings the loads of benefit for the businessman and these benefits are, अगर तुम तो अच्छा से बिजनेस एनवायरमेंट को समझता है तो तुमको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देके जाने वाला है। वो बेनिफिट्स क्या है, तो पहला बेनिफिट्स क्या है भैया, enables the firm to identify the opportunities and getting the first mover advantage। पहला बेनिफिट्स क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट को समझने का। अगर तुम बढ़िया से बिजनेस एनवायरमेंट समझता है ना, अगर तुम बिजनेस एनवायरमेंट को प्रॉपर्ली बढ़िया से पढ़ता है, एनालिसिस कर लिया, तो तुमको क्या होगा, तुम अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ पाएगा। क्या कर ढूंढ पाएगा, नया नया अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेगा। क्या लेगा, जैसे कि देखो हम इसके एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। मारुति देखा है, मारुति 800, मारुति 800 देखा, छोटा मोटा कार होता था, मारुति 800, ये मारुति 800 है, मान लो भाई बहुत लंबा हो गया, मारुति 800 एकदम छोटा मोटा कार है। देखो पहले का टाइम में क्या हो रहा था, आज से मान लो 10 साल 15 साल 20 साल पहले का मान लो, ठीक है। तो उस टाइम में इंडिया का पॉपुलेशन तो बढ़ रहा था, इंडिया का पॉपुलेशन आज भी कौन सा कम है, अब हम लोग फर्स्ट में है, बोलो बधाई दो, बधाई दो, कांग्रेचुलेशन बोलो, फर्स्ट में हम लोग। हाँ, तो पहले भी इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा था, आज भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। तो उस टाइम में क्या हुआ कि जो मारुति कंपनी था ना, जो मारुति बनाता था, कार बनाता था, तो मारुति कंपनी को एक अपॉर्चुनिटीज लगा, देख रहा था कि सबको कार लेने का मन है, सबको कार लेने का मन है, लेकिन कार तो सब लग्जरी बन रहा है, एफोर्डेबल प्राइस में बन ही नहीं रहा है, लोग इसको क्या कर रहा है, खरीद ही नहीं पा रहा है। ऐसा किसको लगा, मारुति बनाने वाला कंपनी को लगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में पूरा एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मारुति बनाने वाला कंपनी को लगा, देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पूरा एग्जांपल के तौर पर बढ़िया से बार में देख लेना कि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को कार चाहिए, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ लग्जरी कार बन रहा है। क्या कार बन रहा है, और हर कोई क्या लग्जरी कार को एफोर्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो मिडिल क्लास जो लोग था उनको लग्जरी कार मिल ही नहीं रहा था। तो इसके लिए मारुति ने एक दिमाग लगाया, मारुति क्या किया, अपना 800 कार को लॉन्च किया, जो पेट्रोल क्या था, कम खाता था, ठीक है, और बहुत कम दाम में क्या हो रहा था, पब्लिक को मिल रहा था। तो उस टाइम में मारुति जो कंपनी था वो आइडेंटिफाई किया ना अपॉर्चुनिटीज को, हाँ, और उसके बाद पहला एडवांटेज लिया ही नहीं लिया। आज के दिन में फेसबुक चल रहा है, नहीं चल रहा है, अब फेसबुक के तुलना में दूसरा कोई ऐप चलता है क्या, सब सोशल मीडिया ऐप है, लेकिन फेसबुक एक अलग क्रेज है, ये नहीं है, क्योंकि उस टाइम में वो नया आया था, और नया आया था उसको मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया, हुआ ही नहीं हुआ, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल मारुति वॉज द फर्स्ट कंपनी टू रिकॉग्नाइज द नीड फॉर स्मॉल कार्स in a environment of rising petrol price and the large middle class population in India, so they become the leader in the small car market। तब उस टाइम वो स्मॉल कार का क्या बना था,
मतलब स्मॉल कार का सबसे बड़ा क्या बना, मार्केट बना। समझ में बात। तो अगर हम लोग बिजनेस को प्रॉपर्ली एनालिसिस करता है तो हमको पता चलेगा कि अपॉर्चुनिटीज क्या है, और हमको सबसे पहला एडवांटेज किसको मिलेगा, हमको मिलेगा। क्या मिलेगा, हमको मिलेगा। अब हम लोग का यहाँ पे देखो लोकेलिटी में हम लोग का अभी कोई भी मतलब ऑनलाइन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, पर पुराना तरीका से पढ़ा रहा है या पुराना तरीका से पढ़ रहे हैं हम लोग, पुराना ओल्ड मेथड से पढ़ रहा है। अभी ओल्ड मेथड से पढ़ेगा तो उतना ग्रो होगा, लेकिन हम जब से आया नया मेथड से पढ़ाना स्टार्ट किया तो हम लोग बहुत जल्दी स्टूडेंट भी बढ़ा, बहुत जल्दी ग्रो किया हम। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने से सबको फायदा है, खुद को तो फायदा है, साथ में लोगों को भी क्या है, फायदा है। ठीक है, तो अगर तुम ये तो कैसे हुआ, हम बिजनेस को क्या किया, एनालाइज किया। क्या किया हम लोग, बिजनेस को हम क्या किया, एनालाइज किया। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को जाना कि ये जरूरी है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम ये नहीं करेगा तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएगा। समझ में आया बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों का, देखो द businessmen who are able to understand and scan the opportunity of the business environment at early stage, they get a maximum benefit or they can capture the big share in the market। समझ में आया बात। अगर वो बिजनेस को फटाक से क्या कर ले, अपॉर्चुनिटीज को देख ले, तो वो मार्केट का सबसे बड़ा किंग बन सकता है। किंग मेकर, कौन, किंग मेकर। समझ में आया बात, समझ में आया बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट, हेल्प टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। क्या लिखा हुआ है, हेल्प टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। हम लोग को थ्रेट्स मतलब जो भी प्रॉब्लम आने वाला है उसको, अगर तुम बिजनेस को प्रॉपर्ली एनवायरमेंट मतलब बिजनेस को तुम प्रॉपर्ली स्कैन करता है, बिजनेस एनवायरमेंट को अगर तुम प्रॉपर्ली स्कैन करता है तो तुम क्या आइडेंटिफाई कर लेगा, थ्रेट्स, तुमको फ्यूचर में क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ अर्ली वार्निंग सिग्नल तुमको मिल जाएगा। इसका क्या होता है समझना, एकदम बढ़िया से समझेगा हम लोग। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू में देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑन स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट द मारुति उद्योग कंपनी गोट द qualitative information that the more foreign car manufacturing companies are going to set up their business in India। जो मारुति उद्योग कंपनी था ना, उसको लगा, उसको मतलब उसने इन्वायरमेंट जब स्कैनिंग किया तो उसको लगा कि बहुत सारा फ्यूचर में ना फॉरेन वाला कंपनी, फॉरेन वाला कार कंपनी इंडिया में क्या होने वाला है, स्टेब्लिश होने वाला है। उसको पहले मालूम चला कि मतलब उसको कैसे मालूम चलेगा कि अगर वो बिजनेस को मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करेगा। क्या करेगा, स्कैनिंग मतलब देखेगा, तो उसको मालूम चला कि बहुत सारा फॉरेन कार वाला कंपनी इंडिया में ना सेटअप होने वाला है। उसको लगा, ठीक है, वो प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट मतलब एनवायरमेंट का स्कैनिंग करने के बाद उसको पता चला कि इंडिया में बहुत सारा फॉरेन कार कंपनी क्या होने आने वाला है। ठीक है, अब बहुत सारा फॉरेन कार कंपनी आएगा तो मारुति उद्योग को नुकसान होगा ही नहीं होगा, उसको पता चला कि मेरा नुकसान होने वाला है। ठीक है, उस थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया। देखो हाँ, तो ऑन स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरमेंट द मारुति उद्योग कंपनी गोट द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट द फॉरेन कार मैन्युफैक्चर कंपनीज आर गोइंग टू सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया। दे टुक एज इट्स वार्निंग सिग्नल। तो उसको क्या मिला, वार्निंग मिला कि नहीं मिला कि हाँ बिजनेस बाहर वाला कंपनी इंडिया में आने वाला है। ठीक है, अब इंडिया में आएगा तो इंडिया को कार, मारुति उद्योग को नुकसान होगा नहीं होगा, उन लोग अपना कार बेचेगा, इसको तो नुकसान होगा इसका। ठीक है, तो एंड स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। तब वो क्या क्या पता है, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को और क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, द मारुति कंपनी एक्सेप्टेड द एंट्री ऑफ फॉरेन कार कंपनीज। तो ऐसे वार्निंग सिग्नल, तो वार्निंग सिग्नल में उसको मालूम चला कि मारुति उद्योग कंपनी आने वाला है, एक वार्निंग सिग्नल मिल गया। ठीक है, एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन टू सप्लाई कार विदाउट वेटिंग द पीरियड टू कम्पीट विथ न्यू कंपनीज। समझ में आया बात। तो ऐसे अर्ली वार्निंग सिग्नल ये कैसे पता चला, अगर इन्वायरमेंट का स्कैनिंग नहीं करता तो हमको पता चलता क्या, नहीं चलता ना। जब पता चला कि हाँ बाहर वाला कंपनी आने वाला है, एक अर्ली सिग्नल हमको मिल गया, वार्निंग मिल गया, तो हम क्या करेगा, अपना बिजनेस कैपेसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, प्रोडक्शन को बढ़ाएगा कि हम मार्केट में क्या रहे, टिका रहे। अगर ऐसा नहीं करता तो हम मार्केट से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, हाँ बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो ये था तुम्हारा क्या, अर्ली वार्निंग सिग्नल। और थ्रेट्स में भी तुम्हारा वही होगा, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम होने वाला है फ्यूचर में, जो भी प्रॉब्लम होने वाला है उसको क्या करना है, देखना कि ये हमको नुकसान होने वाला है। समझ में आया बात। किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना किसी को। टैपिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। अगर मान लो तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो तुमको क्या चाहिए, लोन चाहिए। क्या चाहिए, अगर तुमको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए, एक मान लो कि तुमने सुना ना स्टार्टअप इंडिया, सुना होगा ना। स्टार्टअप इंडिया में क्या होता है कि कम इंटरेस्ट रेट में क्या मिलता है तुमको,
लोन मिलता है। ऐसे एंटरप्रेन्योर हमको बिजनेस स्टार्ट करना है, अब हमको पता ही नहीं कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, तो हम वो लोन का फायदा उठा पाएगा? स्टार्टअप इंडिया में कम इंटरेस्ट रेट में क्या मिलता है हम लोगों को? लोन्स मिलता है। अगर मान लो कि हमको पता ही नहीं है कि लोन कैसे उठाना है, तो बहुत दिक्कत होगा नहीं होगा? हम अपना बिजनेस को क्या ग्रो कर पाएगा? ऑब्वियसली बात है, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो रिसोर्सेस कहाँ से मिलेगा, रिसोर्सेस हम लोग कैसे जुगाड़ेगा, तो ये सब कैसे पता चलेगा तुमको? बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या करके? स्कैनिंग करके। क्या करके? अगर तुम प्रॉपर्ली बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करता है तो कौन सा रिसोर्स कहाँ से आएगा ये हमको पता चलेगा नहीं चलेगा? ऑब्वियसली बात है पता चलेगा। तो इसी को बोलते हैं हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को अगर तुमको पता ही नहीं होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट का तुम स्केलिंग करेगा ही नहीं, तो तुम कैसे बिजनेस स्टार्ट करेगा ये तुमको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करना है तुमको पूरा एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ से हमको कैसे कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा, ऐसे को हमें पता होना चाहिए। तो ये सब कैसे पता चलेगा तुम्हारा? बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करके? स्कैनिंग करके। क्या करके? जैसे कि एग्जाम्पल विद द डिमांड ऑफ द एलईडी एंड 3D टीवी मैन्युफैक्चरर्स आर कलेक्टिंग रिसोर्सेस नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर द एलईडी एंड 3D टीवी। अब जो एलईडी टीवी है 3D टीवी बनाता था, तो उन लोग को क्या रिसोर्स जमा करना होगा नहीं करना होगा बनाने के लिए, रादर देन द कलेक्टिंग द रिसोर्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, जो पुराना टाइम में होता था। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का रिसोर्स जमा करके कोई फायदा है? अभी क्या टीवी चल रहा है, 3D टीवी, 4K टीवी, 8K टीवी आगे नहीं आएगा, तो उसके लिए नए नए रिसोर्सेज दोनों के, और हम लोग इसमें क्या अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे है हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज, मतलब बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। जैसा मार्केट में डिमांड है, सप्लाई भी तुमको उसी तरीके से करना होगा। अगर नहीं करेगा तो तुम मार्केट से क्या निकल जाएगा? आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, टू सप्लाई द आउटपुट दे नीड इनपुट। अगर तुमको नया नया प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है तो तुमको इनपुट चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा? ठीक है, तो इनपुट बोले तो रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा। दे एक्वायर ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्स कीपिंग इन द माइंड ऑफ द आउटपुट डिमांडेड द एनवायरनमेंट। दे सेलेक्ट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट एंड डिमांड ऑफ द आउटपुट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हम लोग का क्या? हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अभी देखो गूगल है, कौन है तुम्हारा? गूगल हमेशा अपना नया नया फीचर लाते रहता है, नहीं लाता रहता है? क्यों करता है ऐसा? क्योंकि डे बाई डे चेंजेस हो रहा नहीं हो रहा है। अगर गूगल चेंजेस नहीं लाएगा तो पीछे रह जाएगा नहीं रह जाएगा? तुम देखता होगा हमेशा वो नया नया कुछ कुछ लेके आते रहता है, कभी ये टूल्स कभी वो टूल्स, कभी लेके आता ही नहीं आता है, कभी ये सर्च इंजन में ये चेंज हो जाता है, कभी वो चेंज। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको लग रहा है कि डे बाई डे क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है। बिजनेस में क्या रहा है तुम्हारा? चेंजेस। अगर उस तरीके से हम चेंजेस नहीं करेगा तो क्या हम रह पाएगा, टिक पाएगा? आउट ऑफ द मार्केट निकल जाएगा। इसलिए चेंजेस क्या करना, हमेशा तुमको चेंजेस करते रहना पड़ेगा, और तुमको नया नया टेक्नोलॉजी को क्या करना होगा? एडॉप्शन करना होगा। ठीक है, अब देखो पुराना टाइम में हिसाब किताब कैसे होता था? कॉपी में लिख के। अभी कैसे होता है? लैपटॉप में, टेली वगैरह में होता ही नहीं होता है। हाँ, बहुत सारा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं डेटा को एंट्री करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो हम बहुत पीछे रह जाए, नहीं पीछे एज ए अकाउंटेंट। अगर मान लो हम नए नए सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करता तो हमारा काम बहुत स्लो होगा ही नहीं होगा। तो समय के साथ तुमको क्या करना होगा? चेंजेस और एडॉप्शन करना होगा। किसका? टेक्नोलॉजी का, इन्वायरमेंट का। ये कैसे पता चलेगा तुमको? बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या करके? स्कैनिंग करके, बिजनेस इन्वायरमेंट का एनालिसिस करके पता चलेगा। समझ में आया बात कि क्या क्या हमको चेंजेस करना अपने बिजनेस में? ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हो, देखो लिखा है ना कि फॉर एग्जाम्पल द मैनेजमेंट ऑफ द गूगल कंटिन्यूअसली बिजी एडिंग द न्यू फीचर टू इट्स सर्च इंजन टू रिमेन अहेड ऑफ चेंज मेड बाय द अदर कॉम्पिटिटिव सर्च इंजन। हमेशा चेंज करते रहता है। ठीक है, और नया नया चीजों को क्या एडॉप्ट करते रहता है कि ये हमको मानना है, हमको ये होना ही है। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रिमेन अपडेटेड। हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा तुमको। ठीक है, अगर मान लो हम टैक्स कंसल्टेंट है तो हमको हमेशा क्या रहना पड़ता है? अपडेटेड रहना पड़ता है। क्या कब जीएसटी में कुछ नया फीचर आ जाए पता लग पाएगा क्या? तो अगर अपडेट ही नहीं है तो होगा पता लग पाएगा? चेंजेस लग पाएगा पता नहीं? हमेशा हमको एज ए टैक्स कंसल्टेंट हमको हमेशा क्या रहना होगा? अपडेटेड रहना होगा कि जीएसटी में क्या चेंजेस आ रहा है, इनकम टैक्स में क्या आ रहा है। ठीक है, और भी टैक्सेशन पॉलिसीज में क्या आ रहा है, सब अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, और चेंजेस को क्या करना होगा? एडॉप्ट करना होगा। ठीक है, द बिजनेस इन्वायरमेंट enables the business to cope with the change with the external factor and make relevant in their external environment. Besides, the decision making should be faster and procedural delays should be eliminated. अगर मान लो कि हम ऐसा टैक्स अपडेट नहीं है तो हम कोई भी काम फटाक से कर पाएगा? मेरा काम डिले होगा ही नहीं होगा। तो इसलिए अपडेट रहेगा तो काम बहुत क्या होगा? फास्ट होगा और जल्दी होगा।
और चेंजेस को भी हम एडप्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा नेक्स्ट, असिस्टिंग, क्या है तुम्हारा नेक्स्ट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब देखो हम लोग बिजनेस का एक चीज पढ़ते हैं ना, प्लानिंग, क्या पढ़ता है भैया, प्लानिंग। प्लानिंग एक बिजनेस का सबसे पहला प्रोसेस होता ही नहीं होता है, हम लोग प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज के लिए। हाँ, अगर मान लो आज के दिन में सबको मालूम है कि छोटा जो कार वाला कंपनी वो ग्रो करेगा नहीं करेगा, हम लोग देख रहे हैं कैसे, देखा फोरकास्ट करके, क्या करके, फ्यूचर का फोरकास्ट करता है ना कि हाँ फ्यूचर में तो भाई, अभी देखो अभी तुम लोग देख रहा होगा ना, ऑर्गेनिक चीज बहुत चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है कि ना ऑर्गेनिक और क्या होगा फ्यूचर में आगे क्या करने वाला है, ग्रो करने वाला है, तो हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपना लोकेलिटी में लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, जिससे कि हमको ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा, होगा ही नहीं होगा। तो उसी के हिसाब से हम अपना प्लानिंग या पॉलिसीज को बनाएगा, ठीक है। एक मान लो कि एक बिजनेस है, अब बिजनेस को मान लो कि मेरा कार बनाने का कंपनी है, हमको मान लो कि फ्यूचर में छोटा वाला कार बहुत ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि हर आदमी को आज के दिन में क्या चाहिए, कार चाहिए ना। हाँ, एक गाना भी सुना था कार वाला, हाँ कार चाहिए नहीं चाहिए, सबको कार चाहिए। तो कार महंगा है बहुत, अभी बहुत सारा कंपनी है जो छोटा छोटा कार बनाता है बहुत सस्ता में, तो इससे उसका बिजनेस ग्रो हो रहा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, फोरकास्ट करके, प्लानिंग करके। तो ये कैसे मालूम चलेगा, बिजनेस को, इन्वायरमेंट को क्या करके, स्कैनिंग करके, बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या करके, स्कैनिंग। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को तुम समझेगा नहीं तो अपॉर्चुनिटीज को पता लगा पाएगा, पॉलिसीज बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि द मेजर स्ट्रेटेजीज और प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म कीपिंग इन द माइंड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिकॉज द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज हैव टू इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर को देख के हमको पॉलिसीज या प्लान हम लोग बनाता है, ठीक है। सो दिस मस्ट बी मेड कीपिंग इन द माइंड द इन्वायरमेंट फैक्टर, स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर हेल्प्स इन द फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द बिजनेस एंड स्ट्रेटेजीज कैन बी मेड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटीज। समझ में आया बात, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का अगर स्कैनिंग करेगा तुमको बिजनेस का अपॉर्चुनिटीज पता लगेगा, और ये अपॉर्चुनिटी को कैसे अचीव करना है ये तुमको पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या लिखा, देखो for example on scanning of the Indian business environment we find is the great scope for tourism industry in our country। आज की डेट में टूरिज्म हम लोग का कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गया, नहीं बढ़ गया। अब टूरिज्म, अब देखो राम मंदिर अयोध्या में बना, राम मंदिर क्या में बना, अयोध्या में बना ही नहीं बना। तो मान लो कि मेरा एक अयोध्या में माटी था, मान के चलता है नहीं, ठीक है, मान के चल मेरा अयोध्या में माटी था। तब क्या क्या सोचा कि अब अयोध्या में मंदिर बन गया, राम भगवान हम लोग आ गया, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि वहां पे अब बहुत कोई घूमने जाएगा, तो वहां पे क्या कर दिया, प्लानिंग कर रहा है कि हम फ्यूचर में क्या करेगा ना, वहां पे एक बड़ा सा होटल बना देगा, मेरा होटल बहुत क्या होगा, ग्रो होगा। ये कैसे मालूम चला, क्या करके, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करके, क्या करके कि फ्यूचर में वो ग्रो होने वाला और बहुत ग्रो होगा। समझ में आया बात। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल द स्कैनिंग द इंडियन इन्वायरमेंट we find is there is a great scope for the tourism industry in our country, so the businessmen are planning to strategies to grab these opportunities। Various hotels, private public sector IT groups are making the new strategies for, क्या लिखा है, for टूरिस्ट के लिए बनाता है, होटल बना दिया, ये बना दिया, नया नया कुछ लेके आया, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट अपना, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्या अपना, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट क्या, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इसमें क्या देखो, विदाउट कंटिन्यूअस गेन फॉर द बिजनेस एनवायरनमेंट द कंपनीज कैन इजीली इंप्रूव। देखो लिखा है ना, विदाउट बोल दिया, सॉरी, विथ है, क्या है तुम्हारा, विथ कंटिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट द कंपनीज कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अगर मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट का कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, तो हम अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस को क्या कर देगा, क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, बिजनेस का परफॉर्मेंस को और क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। क्योंकि हमको मालूम चल रहा है ना कि स्ट्रेटेजीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेड्स क्या है, पॉलिसीज हम कैसे बनाएगा, सब हमको कैसे मालूम चल रहा है, इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करके, क्या करके, स्कैनिंग करके, ठीक है। तो बाय मेकिंग द चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट मैचिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोस्पर एंड इंप्रूव देयर मार्केट शेयर। समझ में आया बात, किसी को कोई दिक्कत है भाई, दिक्कत है क्या, हाँ आज बड़ा लेट से आया तो। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एक डायमेंशन ऑफ क्या है तुम्हारा, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन में आता है तुम्हारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, क्या है तुम्हारा, सोशल इन्वायरमेंट, और तुम्हारा नेक्स्ट क्या है, लीगल इन्वायरमेंट। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेगा, ठीक है। अब डायमेंशन क्या, बेसिकली देख लो कि देखो डायमेंशंस ऑफ ए बिजनेस एनवायरनमेंट मीन ऑल
factor and forces and institution which have direct और indirect influence over the business transaction। मतलब बिजनेस को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, बिजनेस डायमेंशंस। क्या कहलाता है तुम्हारा, मतलब वो सारा फैक्टर या वो सारा फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, इफेक्ट पहुंचाता है, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, बिजनेस डायमेंशंस। क्या कहलाता है, ठीक है। जनरल इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है तुम्हारा, डायमेंशंस है, ठीक है। एंड बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ द जनरल इन्वायरमेंट, रादर ही हैज टू चेंज हिज प्लान्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द चेंज टेकिंग प्लेस इन द जनरल इन्वायरमेंट। ठीक है, देखो मान लो जो जनरल इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा, डायमेंशन है किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। अब मान देखो जो भी सोशल इन्वायरमेंट है या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, इसको क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, एज ए बिजनेसमैन हम इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हम सोशल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकता है, हम बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकता है, हम लीगल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकता है, कर सकता है क्या। लेकिन जो भी लीगल इन्वायरमेंट है या सोशल इन्वायरमेंट है या तुम्हारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से एक बिजनेसमैन को चलना होता ही नहीं होता है, चलना होता है ना। हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन हमको उसके हिसाब से क्या होता है, चलना होता है, होता ही नहीं होता है। हम लोग गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा ना, बिजनेस हम लोग बिजनेस को गवर्नमेंट के हिसाब से चलना होगा ना, गवर्नमेंट को बिजनेस के हिसाब से चलना होगा। गवर्नमेंट को तो बिजनेस के हिसाब से चलना नहीं है, हमको भी गवर्नमेंट के हिसाब से चलना होगा, हमको लीगल पॉलिसीज के हिसाब से चलना होगा, हमको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना होगा। तो अगर हम ऐसा नहीं करता है तो हमारे लिए नुकसान है या नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि जनरल इन्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस और चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ जनरल इन्वायरमेंट। जनरल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स को बिजनेस चेंज नहीं कर सकता है, रादर ही हैज टू चेंज हिज प्लान एंड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू चेंज टेकिंग प्लेस इन जनरल इन्वायरमेंट। एक बिजनेसमैन को जनरल इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो मेजर्स डायमेंशंस नीचे में देके रखा हुआ है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द जनरल इन्वायरमेंट आर नीचे में। सबसे पहले कौन सा इन्वायरमेंट है, कौन सा इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब मान लो ऐसा हो गया, सुनो सुनो, अगर मान लो देश का जीडीपी बढ़ गया, हम लोग का देश का जीडीपी क्या हो गया, अगर देश का जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, अगर देश का जीडीपी बढ़ेगा तो लोगों का क्या बनेगा, इनकम बढ़ेगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज होगा, लोग ज्यादा खर्चा करेगा, लोग ज्यादा का डिमांड करेगा, जब ज्यादा का डिमांड करेगा तो सप्लाई भी क्या करना होगा, ज्यादा करना होगा, नहीं करना होगा। तो बिजनेस को अल्टीमेट इसका फायदा हो रहा नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिजनेस को फायदा करा रहा है नहीं करा रहा है, समटाइम फायदा करेगा तो समटाइम नुकसान करेगा। अगर वही जीडीपी घट जाएगा तो लोगों का इनकम घट जाएगा, लोग खर्चा करे कम करेगा और डिमांड सप्लाई लोगों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जीडीपी क्या कर रहा है, तुम्हारा बिजनेस को इफेक्ट पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट वे में। क्या तुम जीडीपी को चेंज कर सकते हैं, हाँ, तुमको जीडीपी के हिसाब से चलना होगा, बिजनेस में तुमको जीडीपी के हिसाब से चलना होगा। जीडीपी जैसा रिएक्ट करेगा मेरा बिजनेस भी वैसा रिएक्ट करेगा, होगा नहीं होगा। तो अब देखो ये जो जीडीपी होता है या इन्फ्लेशन होता है या इंटरेस्ट रेट होता है, ये कहाँ पे पड़ता है, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पड़ता है, पढ़ता नहीं पड़ता है। मतलब सिंपल सा वर्ड, सिंपल सा मतलब इसका क्या है, मतलब इकोनॉमिक्स का वो फैक्टर, इकोनॉमिक्स का वो फैक्टर जो हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पढ़ता है ना। क्या क्या पढ़ा हम लोग, याद ही होगा इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा हम लोग, जीडीपी के बारे में पढ़ा, हाँ, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा, इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ा, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो ये सब जो भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का फैक्टर्स है, इकोनॉमिक्स में जो भी पढ़ा, जो भी फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, वो अगर बिजनेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, इफेक्ट करता है, तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। समझ में बात, मतलब इकोनॉमिक का वो फैक्टर जो बिजनेस को या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट वे में क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो आपका क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जैसे कि इकोनॉमिक एक पार्ट क्या है, जीडीपी है या नहीं है, जीडीपी बिजनेस को क्या करता है, फायदा पहुंचा रहा है, इस टाइम में क्या हो रहा है, फायदा पहुंचा रहा है, समटाइम क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, अगर मान लो आज के दिन में बैंक रेट बढ़ जाएगा, बैंक रेट क्या हो गया तुम्हारा, बैंक रेट क्या हो गया तुम्हारा, तो बैंक रेट छोड़ो, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा क्या होगा तुम्हारा, तो भी दिक्कत है या नहीं है, इससे बिजनेस को नुकसान होगा, क्या होगा तुम्हारा, नुकसान होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, जैसे कि इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इन द राइज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल एंड फर्दर इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ ए
प्रोडक्ट। अगर देश का जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे पीपल ज्यादा सामान का डिमांड करेगा क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है। हाँ, इससे सप्लाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिजनेस को क्या होगा, अल्टीमेटली इसका फायदा होगा। फिर हाई इन्फ्लेशन, अगर हाई इन्फ्लेशन रेट सेट ए कंस्टेंट दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आज चीज में इन्फ्लेशन आता है, क्या आता है, तो सामान का दाम क्या होगा, बढ़ेगा, इससे बिजनेस को नुकसान होगा ही नहीं होगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिजनेस को क्या हो रहा है, अल्टीमेट नुकसान हो रहा है। फिर डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट बेनिफिशियल एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ द होम लोन्स। अगर मान लो आज में बैंक लोन मैंने इंटरेस्ट बहुत कम कर दिया तो होम लोन लेगा, लोग क्या लेगा, होम लोन लेगा, घर बनाएगा तो क्या लेगा, मटेरियल चाहिए, मटेरियल चाहिए तो दुकान में जाएगा नहीं जाएगा, दुकान को अल्टीमेट डिमांड क्या हो गया, बढ़ रहा है। तो ये सब अल्टीमेट एक दूसरे से क्या रिलेटेड है या नहीं है, तो ये सब आपका क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, किसका पार्ट है। हाँ, फिर देखो पासिंग ऑफ द जीएसटी बिल इफेक्ट द ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस हो गया। जीएसटी बिल जब से आता पूरा बिजनेस को इफेक्ट पहुंचाया नहीं पहुंचाया, हाँ पहुंचाया नहीं पहुंचाया, आ रहा बात समझ में, क्या दिक्कत हो रहा है। हाँ चलो, फिर नेक्स्ट क्या अपना सोशल इन्वायरमेंट। अब देखो मान लो जब भी फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल आता है तो जब भी हम लोग का फेस्टिवल आता है तो स्वीट्स का डिमांड बढ़ता ही नहीं बढ़ता मार्केट में। फेस्टिवल आने से क्या होता है, स्वीट्स का डिमांड मार्केट में बढ़ता है, क्लोथ्स का डिमांड मार्केट में बढ़ता है। इसका अल्टीमेट इफेक्ट किसको होता है, फायदा किसको पहुंचता है, बिजनेस को पहुंचता नहीं पड़ता है। मतलब एक बिजनेस को सोसाइटी के अंदर में रहकर काम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, जैसा सोसाइटी का पीपल डिमांड करेगा उसी हिसाब से सामान भी प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। तो ये क्या है तुम्हारा सोशल इन्वायरमेंट, क्या है तुम्हारा सोशल इन्वायरमेंट, मतलब सोसाइटी, मतलब तुम्हारा जो भी एक बिजनेस है तो उसको एक सोसाइटी के अंदर में रह के काम करना होता है, सोसाइटी के हिसाब से ही क्या करना होता है, तुम्हारा काम करना होता है। अभी फेस्टिवल में सेल बढ़ेगा, क्या का कपड़ा का सेल बढ़ जाता है, स्वीट्स का सेल बढ़ जाता है, इससे बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है, बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखना, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वेरियस फेस्टिवल ओकेशन लाइक होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, न्यू ईयर, ऐसा वादा है देख सकता है, provides a lots of opportunities for the manufacturing the greeting cards, sweets, producing garments and many other businesses and services। होता ही नहीं होता है, ये सब इंक्रीज होता ही नहीं होता है। The social trend usually provide various opportunities and also threats to the business enterprise like at present there has been health conscious and fitness trend and especially amongst the urban people that has brought in a lots of change in this system। ठीक है बात समझ में। फिर देखो सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन। मतलब देखो जब एज ए बिजनेस इन्वायरमेंट हमको सोसाइटी के कस्टम या ट्रेडिशन के हिसाब से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी इन विच द बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। अब देखो सोशल इन्वायरमेंट हम लोग कस्टम रूल्स के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो कि जो भी रूल्स या कस्टम चलते आ रहा है उसके हिसाब से हमारा बिजनेस में भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा क्या होता है, पड़ता है। अब जैसे कि मान लो कि दिवाली आया, दिवाली में क्या था, स्वीट्स का सेल बढ़ जाता है, बढ़ता नहीं बढ़ता है, फटाखा का सेल क्या होता है, इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है या नहीं है। ठीक है, फिर इट इंक्लूड्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर द बिजनेस क्या है तुम्हारा एग्जिस्ट करता है। द बिजनेसमैन कैन नॉट ओवरलुक द कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस सोशल इन्वायरमेंट एज द कंपोनेंट्स में not have been immediate impact on the business but in the long run social environment has a great impact on the business। मतलब देखो सोशल इन्वायरमेंट इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं डालता है लेकिन लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। समझ में बात आया नहीं है, मतलब जब भी हम लोग को सोसाइटी के ट्रेंड या कस्टम के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ता है तो वो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है, तुम्हारा सोशल इन्वायरमेंट, कस्टम रूल्स मतलब कस्टम हो गया, ट्रेडिशन हो गया, उसके हिसाब से चलना पड़ता है तो वो तुम्हारा होता है सोशल इन्वायरमेंट। आया बात समझ में ना, नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है, हाँ किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आया बात। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, क्या है तुम्हारा, हाँ इससे पहले हम लोग क्या पढ़ा था, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या था, कस्टम ट्रेडिशन, सोसाइटी का कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से जो बिजनेस में इम्पैक्ट पहुंचता है तो वो क्या होता है तुम्हारा सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट का वह पार्ट, वह हिस्सा जो सोशल फैक्टर्स के कारण लाइक ट्रेडिशन के कारण, कस्टम के कारण बिजनेस में इम्पैक्ट डालता है तो तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा सोशल इन्वायरमेंट। अभी नेक्स्ट क्या अपना पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। याद है जब कांग्रेस का सरकार हुआ करता था तो बहुत सारा बिजनेसमैन था, तो मतलब कांग्रेस के जब सरकार हुआ करता था तो अलग तरीका का बिजनेसमैन ग्रो कर रहा था, अलग तरीका से कर रहा था।
जब उस टाइम में अलग तरीका का बिजनेसमैन ग्रो हो रहा था। जब मोदी सरकार आया तो सरकार क्या हुआ तुम्हारा, दूसरा तरीके से ग्रो हुआ नहीं हुआ। मतलब देखो, जैसे कि दो बिजनेसमैन है, अब कांग्रेस के टाइम में बिजनेसमैन जो जो बिजनेसमैन था, आज के टाइम में वो बिजनेसमैन को है नहीं है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में था अलग अलग ग्रो हो रहा था। लेकिन जब से मोदी जी हम लोग का लाइमलाइट में आया है, सरकार में आया है, तो अलग अलग अभी जैसे कि तुम लोग सुना होगा अडानी, अंबानी, ये सब ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, तो सरकार भी जब चेंज होता है ना, तो वो भी क्या करता है, बिजनेस में क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। क्या डालता है तुम्हारा, बिजनेस में क्या करता है तुम्हारा, इम्पैक्ट डालता है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो सरकार पे डिपेंड होता है, जो सरकार के हिसाब से काम करता है और बिजनेस को क्या करता है, इम्पैक्ट पहुंचाता है, तो तुम्हारा क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। क्या होता है तुम्हारा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। मतलब पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगा, या पॉलिटिकल कोई भी चेंजेस होगा, कोई भी सरकार नया आएगा, इससे क्या होगा, बिजनेस में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में भी क्या करता है, इम्पैक्ट पहुंचता नहीं पहुंचता है। किसी बिजनेसमैन को फायदा होता है तो किसी बिजनेसमैन को फायदा नहीं होता है। तो तुम्हारा क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का ही क्या होता है, पार्ट होता है। क्या होता है तुम्हारा, पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ societies, policy change implemented by the different governments, etc. The political environment has immediate and great impact on the business transaction. So businessmen must scan the must scan this environment very carefully. इसलिए हर बिजनेसमैन को इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी आ रहा है और वो मेरे लिए कितना फायदा हमको देके जाएगा। ठीक है, ये सब आइडेंटिफाई करना होता है। एंड द बिजनेसमैन हैज टू चेंजेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल जैसे पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुआ तो हमको भी अपने उसके हिसाब से क्या करना था, खुद को चेंजेस लाना पड़ता है। अगर हम चेंजेस नहीं लाएगा तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर उसके हिसाब से हम चेंजेस ला लिया तो हमको फायदा भी हो सकता है, अगर नहीं लाया तो हमको क्या होगा, नुकसान। तो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से भी पॉलिटिकल पार्टी भी तुम्हारा क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट पहुंचाता है किसको, बिजनेसमैन को या बिजनेस को। मतलब तुम्हारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का वो हिस्सा, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो पॉलिटिकल पार्टी थ्रू तुम्हारे बिजनेस को इंपैक्ट पहुंचाता है, या गवर्नमेंट के थ्रू तुमको क्या पहुंचाता है, इंपैक्ट पहुंचाता है तुम्हारे बिजनेस को, तो वो क्या होता है तुम्हारा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ही होता है। समझ में आया बात। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल, आफ्टर ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमिक्स इन द 90s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया allowed the MNCs to boost up the various types of industries, namely food processing industries like Pepsi Cola. IT companies have found the Hyderabad and Bangalore. जी हाँ, 90s में क्या हुआ था पता है, रिफॉर्म्स आया था। क्या था तुम्हारा, रिफॉर्म्स वाला पढ़ के आना रिफॉर्म्स के बारे में। उस टाइम में प्राइवेट कंपनी से एमएनसीज कंपनी को गवर्नमेंट बोला आओ बिजनेस करो, इससे बिजनेस क्या बहुत एक्सपांड हुआ था ना, इंडस्ट्रीज बहुत बैठा था ही नहीं बैठा था। तो ये सब कौन किया, गवर्नमेंट ही किया। ठीक है, गवर्नमेंट ही अपॉर्चुनिटीज था, गवर्नमेंट ही अपॉर्चुनिटीज छीन भी लेता है कभी कभी, ऐसा होता ही नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, लीगल इन्वायरमेंट। क्या तुम्हारा नेक्स्ट, अब लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है अपना, ये भी बहुत टेक्नोलॉजी वाला छूटा है क्या हम लोग से, लीगल बहुत आगे में था, हम लोग से टेक्नोलॉजी वाला छूट गया। पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, लीगल इन्वायरमेंट है ना, उसका डिमोनेटाइज टेक्नोलॉजीज में छूटा हुआ है, टेक्नोलॉजी में पढ़ा बता देता है। ठीक है, देखो लीगल इन्वायरमेंट आपका क्या होता है, जब हम लोग को जो भी लीगल है, जैसे कि जीएसटी आया, एक लीगल है या नहीं है, जीएसटी आया जब, तो सब पे एप्लीकेबल हुआ ही नहीं हुआ। तो जीएसटी एक जीएसटी आने से टैक्सेशन पूरा चेंजेस हुआ ही नहीं हुआ, हाँ पूरा रूल्स चेंजेस हुआ ही नहीं हुआ। जीएसटी आने के बाद पूरा रूल्स पूरा टैक्सेशन पॉलिसी चेंजेस हुआ, ये बात पता है। ये हम लोग का बिजनेस को इम्पैक्ट पहुंचाया नहीं पहुंचाया, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट में पहुंचाया ना, जीएसटी तो पहुंचा ना, हर बिजनेसमैन को इसका इम्पैक्ट मिला। ठीक है, डायरेक्टली ही मिला, इनडायरेक्टली छोड़ो, डायरेक्टली ही मिला, इम्पैक्ट पहुंचा नहीं पहुंचा। तो एक रूल्स में चेंजेस हुआ नहीं हुआ कि पूरा टैक्सेशन सिस्टम अब ऐसा नहीं रहेगा, पूरा का टैक्सेशन सिस्टम एक सिंगल टैक्स बन गया। तो जब हम लोग रूल्स में चेंजेस करेगा, ठीक है, क्या में रूल्स में रेगुलेशन में चेंजेस करेगा, तो तुम्हारा किसका पार्ट होता है, लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। और लीगल इन्वायरमेंट तुम्हारा किसको इम्पैक्ट करेगा, तुम्हारा बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। ठीक है, जब भी रूल्स में, लॉस में, कानून में चेंजेस आएगा तो वो तुम्हारा किस में इम्पैक्ट हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस में। जैसे कि देखो अभी वाला ऐसा न्यूज है कि डीजल जो भी डीजल बनाने वाला कंपनी, डीजल वाला कार बनाने वाला कंपनी से डीजल कार इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो गवर्नमेंट जो भी हम लोग का
कोर्ट है ना, मान लो कि तुम्हारा क्या है, सबसे बड़ा कोर्ट है हम लोग हाई कोर्ट, मान लो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने एक ये दे दिया, मतलब कि आपसे डीजल बनाने वाला कंपनी क्या करेगा, डीजल कार बनाने वाला कंपनी आपसे बंद करो, ये नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। अब ऐसा जब बोलेगा तो डीजल कार वाला जो भी कंपनी सब बंद हो जाएगा, इससे बिजनेस को नुकसान होगा ही नहीं होगा। तो रूल्स में चेंजेस होगा, तो जो बिजनेस को इम्पेक्ट डालेगा वो तुम्हारा किसका पार्ट होता है, लीगल एनवायरमेंट का ही पार्ट होता है। समझ में आया बात ना, नहीं है आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, एलईडी रिप्लेस सीआरटी मॉनिटर्स, एलईडी किसको रिप्लेस किया, सीआरटी मॉनिटर्स को। कंप्यूटर्स विद द मल्टीपल वर्ड प्रोसेसर, पहले था क्या, मल्टीपल वर्ड प्रोसेसर था, बाद में कन्वर्ट किसमें किया गया तुम्हारा, सिंगल वर्ड। रूल्स में चेंजेस आया, डिजिटल वॉचेस हैव बीन किल द बिजनेस ऑफ द ट्रेडिशनल वॉचेस, ट्रेडिशनल, ठीक है। नहीं ये तो उल्टा हो गया ना, लीगल इवेंट का पार्ट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का कुछ पार्ट इसमें आया था, ठीक है। इसको हटा देता है, ठीक है, इसको रहने दो, ये एग्जांपल सही नहीं है, ठीक है। तो लीगल इवेंट समझ में आया ना, जब रूल्स में रेगुलेशन में चेंजेस आएगा और इससे हम लोग का बिजनेस में क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, बिजनेस को इन्फ्लुएंस होगा, तो तुम्हारा क्या होता है, लीगल एनवायरमेंट होता है। क्या होता है तुम्हारा, हाँ, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, देयरफॉर इट इज एसेंशियल फॉर द एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैव टू एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। मतलब आज के दिन में हर बिजनेस को चलने के लिए, ग्रो करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट के दायरे में रहकर रूल्स के हिसाब से हमको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और ये था तुम्हारा लीगल इन्वायरमेंट का एग्जांपल, ये तुम्हारा टेक्नोलॉजी वाला था, कौन सा था, टेक्नोलॉजी पॉइंट इसमें मिस हो गया, ठीक है, फिर हम बता देगा। द कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट एक्सेट्रा, दिस हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट व्हिच हैव टू फॉलो बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। समझे बात, तो ये सब रूल्स को हमको फॉलो करके बिजनेस को क्या करना होता है, चलाना होता है। अब कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमको पूरा रूल्स कंपनी में लगाना होता है, कंपनीज एक्ट का रूल्स को पढ़ के कंपनी को चलाना पड़ता है, तो ये ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का लास्ट कौन सा है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, एनवायरमेंट। ये क्या है, अब देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट मतलब क्या होगा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको खुद को चेंजेस करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। अगर मान लो टेक्नोलॉजी, देखो अगर मान लो बिजनेस इन्वायरमेंट का वो हिस्सा, सुनना ध्यान से, बिजनेस इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस में या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट इफेक्ट पहुंचाता है, वो तुम्हारा क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्या होता है तुम्हारा, आज के डेट में मान लो कि कोई होटल है, ठीक है, बहुत अच्छा होटल है, बहुत बड़ा होटल है, तो होटल में क्या किया, वेटर को रिप्लेस कर दिया तुम्हारा रोबोट्स। अब रोबोट्स ही क्या दे रहा है, खाना सर्व कर रहा है। हाँ, ये कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो जैसे टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा, खुद का एडप्ट हमको उसी हिसाब से करना होगा नहीं करना होगा, ठीक है। तो जब बिजनेस इन्वायरमेंट का वो हिस्सा जो टेक्नोलॉजी के थ्रू बिजनेस में क्या डालता है, इम्पैक्ट पहुंचाता है, बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, वो तुम्हारा क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। हम इसको इस फोन में ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे कि पहले के टाइम में देखो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का एग्जांपल देखो, ये है तुम्हारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एलईडी रिप्लेस सीआरटी मॉनिटर्स। एलईडी को कैसे रिप्लेस किया हम लोग, सीआरटी मॉनिटर से। पहले मल्टीपल वर्ड प्रोसेसर हुआ करता था, अब कन्वर्ट किसमें किया गया, सिंगल वर्ड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, हम लोग बिजनेस में वैसे चेंजेस लाया नहीं लाया, तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा, डीमोनिटाइजेशन। डीमोनिटाइजेशन पता है ना, डीमोनिटाइजेशन कब आया था तुम्हारा, कब आया था, 8 नवंबर 2016 को आया था। डीमोनिटाइजेशन कब आया था, 8 नवंबर 2016 को, जहां पे 500 और 1000 रुपए का नोट क्या कर दिया गया था, पुराना वाला जो 500 का नोट था और 1000 रुपए का नोट था, वो सब क्या हो गया था, बंद हो गया था। ये बात पता है नहीं पता है। डीमोनिटाइजेशन देखो, व्हेन द करेंसी इज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स लीगल स्टेटस, देखो लिखा ना, ऑफ ए करेंसी, कंट्री बोल देगी हम, ऑफ ए करेंसी, ठीक है। When a currency is stripped of its legal status and replaced with a new currency, it is known as demonetization। मतलब जब करेंसी अपना लीगल स्टेटस को खत्म कर, मतलब एक करेंसी का जब लीगल स्टेटस खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, और उसको न्यू करेंसी के साथ क्या कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है, तो तुम्हारा क्या बनता है, डीमोनिटाइजेशन। क्या बनता है, समझ में आया बात। When a currency stripped of its legal status, मतलब जब एक करेंसी का उसका लीगल स्टेटस छीन लिया जाता है, क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है,
और उसको दूसरा करेंसी के साथ क्या कर दिया जाता है, एक्सचेंज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीमोनेटाइजेशन। क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो व्हेन ए करेंसी इज स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स लीगल स्टेटस, स्ट्रिप मतलब छीनना, क्या होगा, छीन लिया, स्ट्रिप मतलब छीन लिया। जब एक करेंसी का उसका लीगल स्टेटस हम लोग क्या करेगा, छीन लेगा और उसको दूसरा करेंसी के साथ क्या कर लेगा, रिप्लेस कर देगा, तो वो क्या होता है तुम्हारा, डिमोनेटाइजेशन। आया बात समझ में, डिमोनेटाइजेशन का मतलब जब एक करेंसी का लीगल स्टेटस हम खत्म कर देगा और उसको क्या कर देगा, दूसरा करेंसी के साथ एक्सचेंज कर देगा, तो अपना क्या बनता है, डिमोनेटाइजेशन। क्या बनता है, ठीक है। इंडिया में डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को। मित्रों याद है, मित्रों आज से आपका 500 का 1000 का नोट क्या हो गया, बंद हो गया। क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो 8 नवंबर 2016 को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डिमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल 500 एंड 1000 बैंक नोट्स ऑफ द महात्मा गांधी सीरीज, खत्म हो गया था, ठीक है। इट इज ऑल्सो अनाउंस द issuance of new 500 and 200 bank notes in exchange for the demonetized bank notes. The aim of the demonetization was control the corruption. देखो demonetization करने का रीजन क्या था, करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको क्या करना था, खत्म करना था। क्या करना था, खत्म करना। फिर से तुम्हारा काउंटर फिटिंग को खत्म करना था, ठीक है। द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर द इलीगल एक्टिविटी, मतलब देखो बहुत ज्यादा, देखो नोट्स का बहुत ज्यादा इलीगल यूज हो रहा था, ठीक है, टेररिज्म के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था नोट्स, वो सबको बंद करने के लिए गवर्नमेंट क्या किया, नया नोट क्या किया, नोट्स को क्या किया तुम्हारा, बंद किया। और काउंटर में जाली नोट भी बहुत ज्यादा मार्केट में था ही नहीं था, डुप्लीकेट नोट्स, उसको भी बंद करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाया, डीमोनेटाइजेशन को लाया था, ठीक है। समझ में आया डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, जब हम लोग किसी भी करेंसी का लीगल स्टेटस को हटा के उसको न्यू करेंसी के साथ एक्सचेंज कर देता है, वो अपना क्या कहलाता है, डीमोनेटाइजेशन। इंडिया में डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि 500 1000 का नोट्स गवर्नमेंट क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, उसके अगेंस्ट में 2000 और 500 का नोट्स फिर से इशू किया गया था। और इसके करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, करप्शन को क्या करना, खत्म करना, काउंटर फिटिंग को बंद करना, जाली नोट को बंद करना, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी इलीगल एक्टिविटीज के लिए करेंसीज प्रोवाइड कर रहा था वो सबको भी क्या करना, खत्म करना, इसका मेन मोटो था, ठीक है। और उस टाइम और साथ ही साथ ब्लैक मनी जो था ना, काला धन जिसको बोलता है ना, उसको भी खत्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या लाया, डीमोनेटाइजेशन को लाया। समझ में आया। अब देखो द रीजन वही है, रीजन क्या गया तुम्हारा, द रीजन बिहाइंड टेकिंग द स्टेप ऑफ डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन लाने का रीजन क्या था, वही तुम्हारा स्टॉप सर्कुलेशन ऑफ द फेक करेंसी इन द इकोनॉमी। जो फेक करेंसी था, जाली नोट था, उसको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट लाया डीमोनेटाइजेशन। उसके बाद टू प्रोमोट द कैशलेस सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट को कैशलेस सोसाइटी बनाना था। क्या बनाना था, कैशलेस, जहां पे पैसा ना हो, वो सब कुछ किससे हो, ऑनलाइन थ्रू, किसके हो, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। उसके लिए हमको डीमोनेटाइजेशन लाना जरूरी था। फिर टू फाइट इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। और साथ ही साथ टू रिड्यूस टैक्स इवेशन, क्या, जो टैक्स चोरी हो रहा था ना, उस टैक्स चोरी से बचने के लिए क्या लाना जरूरी था, डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। अब डीमोनेटाइजेशन का फीचर्स क्या है, ये बहुत पढ़ना जरूरी है। क्या तुम्हारा, डीमोनेटाइजेशन सीन एज अ टैक्स एडमिशन मेजर्स, मतलब केस दैट वाज देयर विद द पीपल। देखो अगर मान लो इसके एग्जांपल के थ्रू समझाता है, मान लो कोई पर्सन 10 लाख रुपया कमाया, कितना कमाया, कितना कमाया, 10 लाख कमाया। तो पहले क्या कहता था, 4 लाख रुपया शो करता था, कितना शो करता था, और 6 लाख रुपया क्या हो गया, इसका ब्लैक का पैसा हो गया, नहीं हो गया, मतलब 4 लाख गवर्नमेंट को सोचा हम 4 लाख कमाया। अब 4 लाख पे कोई टैक्स बनता है, 4 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख तक लिमिट है, अभी तो 7 लाख हो गया, 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, तो उसको फायदा हुआ ही नहीं हुआ। 6 लाख पे तो कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ा, फायदा हुआ ही नहीं हुआ। तो जब डिमोनेटाइजेशन आया तो ये खत्म हुआ नहीं हुआ। अब क्या हो गया इसको, अब मान लो कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उस टाइम में सभी नोट्स को बैंक में ले जाके एक्सचेंज करना पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा था। तो उस टाइम में अगर मान लो ये 6 लाख रुपए लेके जाएगा, उस पर वो बोलेगा चल इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट नहीं देगा तो ये ब्लैक का पैसा है, थोड़ा सब पैसा हम ले लेगा, ऐसा होगा नहीं होगा। तो उसको अभी का इंटरेस्ट देना होगा, प्लस पहले का भी जो पैसा होगा उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, तो यहाँ पे ये बोला गया है डिमोनेटाइजेशन द टैक्स एडमिशन मेजर, ठीक है, case that was there with the people from the income by performing the illegal activities was instantly deposited in the bank in order to exchange against the new notes। जो भी इलीगल के तौर पे पैसा रखा था उसको बैंक में जमा करना था, अगर वो जमा करेगा तो ही उसका पैसा लीगल होगा, नहीं तो उसको अपना नदी में फेंक दो।
ऐसा होगा नहीं होगा। फिर बट द पीपल विथ द मनी earned through the illegal activity, that means the bank money had to pay the taxes with the penalty rates and their money was unaccountable। मतलब समझा ना कि अगर मान लो कि उसको, अगर मान लो कि अब पैसा को दिखाना है कि हाँ ये मेरा पैसा फाइनली, तो उसको बैंक में ले जाके पहले से इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी होगा वो भरना होगा, तो उसका ब्लैक से क्या होगा, व्हाइट होगा। ये गवर्नमेंट लाया पहला फीचर, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या है तुम्हारा, देखो देखो क्या लिखा हुआ है, डीमोनेटाइजेशन लीड द विड्रॉल ऑफ नियरली 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन। क्या लिखा हुआ है, डीमोनेटाइजेशन लीड द विड्रॉल ऑफ नियरली 80%, 86% क्या हो गया तुम्हारा, करेंसी को क्या किया था, निकाला था, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अनडिस्क्लोज इनकम कितना था, 9334 करोड़ बिटवीन द नवंबर 9-16 टू फरवरी 2016 वाज रिपोर्टेड। कितना पैसा देखो तो, हाँ इलीगल पैसा था, ठीक है। फिर इट प्रमोट द वेरिएबल सर्विस ऑफ लॉन्चिंग द मास अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट द ब्लैक मनी। और जब डिमोनेटाइजेशन आया तो ब्लैक मनी के खिलाफ एक क्या हुआ, कैंप चला कि ब्लैक मनी को हटाओ, देश को बचाओ, ऐसा हुआ ही नहीं हुआ, हाँ। फिर इट रिड्यूस द इनफॉर्मल ट्रांजेक्शन इन द इकोनॉमी, जो भी इलीगल वे में ट्रांजेक्शन था वो सब भी क्या हो गया तुम्हारा, बंद हो गया। फिर नेक्स्ट, डिमोनेटाइजेशन फैसिलिटीज चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब जब डिमोनेटाइजेशन आया हुआ तो सभी लोगों को पैसा किसमें जब जमा करना होता है, बैंक में। सभी लोगों को पैसा कहाँ पे जमा करना पड़ा, बैंक में। तो जो घर में पुराना पैसा पड़ा हुआ था, डेड मनी जिसको बोलता है, क्या बोलता है, जो इकोनॉमी का इकोनॉमी, अभी मान लो कि केस हम घर में रख दिया, क्या इकोनॉमी को पता है, इकोनॉमी को पता है मेरे पास कितना पैसा है, केस का कोई भी हिसाब नहीं है। लेकिन अगर वही पैसा अगर बैंक में रहता तो इससे हिसाब निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, और बेसा बातें पहुंचाएगा, ठीक है। तो अब मान लो जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ तो लोग सेविंग किया बैंक में, इससे लोगों को, बैंक के पास पैसा आया, बैंक इस पैसा को लोगों को क्या दिया, लोन में दिया, और जो बैंक में पैसा डाला उसको भी इंटरेस्ट मिला, हर तरीके से बेनिफिट हुआ ही नहीं हुआ, एक कैशलेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। एज result the some new deposit scheme offered by the bank to continue to provide base loan and the lower interest rate they can be used for the launching the new profitable scheme, ठीक है। फिर डिमोनेटाइजेशन और फीचर क्या है, देखो, डिमोनेटाइजेशन ऑल्सो हेल्प इन द क्रिएटिंग द कैशलेस, क्या लिखा हुआ है, लेस कैश इकोनॉमी बाय ब्रिंगिंग एन अंडरस्टैंडिंग विद इन द जनरल पीपल एंड चैनलाइजिंग द मोर सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंप्रूव द टैक्स compliance that would be improve the more chance of cash light economy, this would help in the introducing the formal economy in the country। मतलब सिंपल सा बात है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो कैशलेस बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। अब लोग का अगर मान लो कोई भी लोग है उसका पैसा बैंक में, तो एक टैक्स सिस्टम भी, टैक्स भी उस पर बहुत अच्छा से लगा, टैक्स सिस्टम भी प्रॉपर्ली काम कर रहा, मतलब बहुत कुछ क्या हो गया, सुधर गया, किसके आने पर, डिमोनेटाइजेशन आने पर, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो पहला इम्पैक्ट क्या था तुम्हारा, मनी एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। देखो मान लो डिमोनेटाइजेशन है तो क्या हुआ, इट्स इम्पैक्ट ऑन द मनी एंड इंटरेस्ट रेट इज सच दैट द डिक्लाइन द कैश ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल व्हेन अ डिमोनेटाइजेशन टुक प्लेस इन इंडिया, पेटीएम एंड अदर ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स बिकम द फेमस। जब तुम्हारा इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो कैशलेस ट्रांजेक्शन बहुत इंप्रूव हुआ, पेटीएम, गूगल, फोन पे सब बहुत ज्यादा आया कि नहीं आया, बहुत ज्यादा फेमस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। पीपल स्टार्टेड यूजिंग इंस्टेड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एज देयर वाज नो करेंसी इन द, क्या है तुम्हारा, इन द इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन इंक्रीज द बैंक डिपॉजिट इन इंडिया एंड इट वाज नोटिफाइड द गवर्नमेंट टू डिपॉजिट देयर मनी विद द बैंक एंड आल्सो कॉस्ट इंक्रीज इन द फाइनेंशियल सेविंग, ठीक है। अब डिमोनेटाइजेशन आने के बाद मनी इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा आया नहीं है, पैसा जो नहीं था, डेड मनी था, वो सब पैसा क्या हो गया, इकोनॉमी में क्या हो गया तुम्हारा, आ गया। अब बैंक भी क्या क्या कम इंटरेस्ट रेट में लोगों को क्या देना स्टार्ट किया, लोन देना स्टार्ट किया, दोनों को फायदा हुआ ही नहीं हुआ। अब प्राइवेट वेल्थ इससे कम हुआ ही नहीं हुआ, जो लोगों के पास काला धन था, प्राइवेट में पैसा बहुत रखा हुआ था, उन लोगों के पास प्राइवेट वेल्थ क्या हो गया, कम हो गया। ये भी डिमोनेटाइजेशन आने का इफेक्ट समझा, तो इफेक्ट पड़ा किसको, प्राइवेट लोगों को, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का वेल्थ क्या हो गया तुम्हारा, लिखा ना, पब्लिक सेक्टर का वेल्थ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसा था पहले अभी भी क्या हो रहा है वैसे ही चल रहा है। फिर क्या लिखा है नेक्स्ट, क्या है तुम्हारा,
एडो गलती है तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा डिजिटलाइजेशन होगा, क्या होगा तुम्हारा एडो डिजिटलाइजेशन होगा, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन में क्या होगा तुम्हारा डिजिटल ट्रांजेक्शन लाइक फोन पे, गूगल पे, बड़ा बड़ा कंपनीज क्या होने लगा, स्टेबल होने लगा, ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट था। फिर रियल एस्टेट को बहुत अच्छा नुकसान हुआ, रियल एस्टेट का मार्केट के बहुत क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, क्योंकि टैक्स बहुत बचा, टैक्स बहुत उन लोग से ले लिया गया। फिर टैक्स कलेक्शन बहुत क्या हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, जो पहले इतना दिन से टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, सबका सब डिमोनेटाइजेशन का टाइम में क्या हो गया। तो ये सब डिमोनेटाइजेशन का क्या हुआ, इफेक्ट हुआ, समझ में आया बात, ठीक है। तो हम लोग का फाइनली ये चैप्टर होता है तुम्हारा खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लानिंग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेगा, प्लानिंग, समझ में आया बात, हाँ हाँ, ठीक है। तो आज का क्लास करता है फाइनली हम खत्म।